दोस्तों, आपको पता है इंडिया में गुजराती और मारवाड़ी लोगों की 5% पॉपुलेशन है। इस देश की 50% वेल्थ इन्हीं के पास है। हर 5 में से 3% बिजनेसमैन मारवाड़ी और गुजराती ही मिलेंगे। इंडिया तो छोड़ो, यह लोग विदेश में भी बड़े बड़े उद्योग और बिजनेस करते हैं। अब अमेरिका में ही देख लो, गुजरात के एक छोटी सी कम्युनिटी पेटल्स, यह लोग अमेरिका में 1% से भी कम है, फिर भी यह 50% होटल के मालिक है। वहाँ पर मजेदार बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को लैंग्वेज भी नहीं आती। उनको फिर ऐसा क्या आता है इन्हें जो इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं? तो जवाब है धंधो, यानी कि बिजनेस। बाकी लोगों से बिजनेस नहीं होता तो यह जॉब करते हैं, और गुजराती इसे उल्टा करते हैं। जब इनसे जॉब नहीं होती तो धंधो करते हैं। धंधा मतलब बिजनेस। आपकी इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ मोहनीश पबराई की बुक द धंधो इन्वेस्टर से गुजराती और मारवाड़ी लोगों के कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ, जो आपकी बहुत कम आ सकता है। जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स गो। जैसे कि मैंने बताया कि पटेल्स 50% होटल के मालिक है। यह हमेशा ही ऐसे नहीं था। 1972 से पहले पटेल युगांडा में बिजनेस करते थे। बाद में वेगनाग वॉर के समय वहां से उन्हें मूव करना पड़ा और वह आ गए अमेरिका। यह उनके लिए बिल्कुल नया शहर था और उन्हें इंग्लिश भी बोलना नहीं आती थी। ऐसे में उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब मिला बहुत ज्यादा मुश्किल थी। बिना लेस के पैकेट में चिप्स मिलना जितना मुश्किल था, अगर दूसरे काम देख तो कोरियन लोग ग्रोसरी बिजनेस करते थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्री बिजनेस करते थे, सिख और पाकिस्तान के ड्राइवर वाला बिजनेस करते थे। ऐसे में पेटल्स ने सोचा क्यों ना होटल का बिजनेस किया जाए, क्योंकि वह की वजह से होटल का बिजनेस बहुत मंदा चल रहा था और कोई बाहर निकाल नहीं रहा था और होटल वैसे ही लॉस में चल रहे थे। यह बिल्कुल सही टाइम में होटल खरीदने का। वैसे भी कुछ टाइम बाद में सिचुएशन वैसे ही नॉर्मल हो जाएगी। होटल का काम तो चलेगा, रुकने वाला है ही नहीं। देखो, हमें बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में हर जगह यह सुनने को मिलता है कि हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क भी जरूरी होता है, लेकिन धंधो फ्रेमवर्क इस कॉन्सेप्ट को उल्टा कर देता है। यह कहता है रिटर्न तो हाई चाहिए लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं। और पटेल ने भी बिल्कुल यही किया। उसने देखा कि होटल के प्राइस गिरे हुए हैं और वह यही चीज चाहते थे, क्योंकि वह नए शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ आया था। उनके पास ना तो रहने के लिए घर था और नौकरी करने के लिए कुछ काम था। इसलिए जब उन्होंने सिर्फ $5000 के डाउन पेमेंट में 20 कमरों का होटल मिल रहा है, उन्होंने झट से ही $5000 अरेंज किया, फट से होटल खरीद ली। अब गुजराती आदमी है तो अपना दिमाग जरूर लगाएगा। फिर उसने वही किया, होटल के सारे स्टाफ को बाहर निकाल दिया और अपने बीवी बच्चों औलादे से कहा कि तुम सफाई में लग जाओ। फिर होटल की सफाई से लेकर बेडशीट धोने तक सब काम फैमिली मेंबर ही करते थे। अब तक उन्होंने फिगर आउट कर लिया था उनकी फैमिली को रहने के लिए 2-3 रूम बहुत इनफ है, इससे रेंट भी बचेगा। उनके पास मकान तो था नहीं और स्टाफ को तो पहले ही भगा दिया था। उनका वैसे खर्चा नहीं हो रहा था, उनकी सैलरी के पैसे भी बच जाएंगे। बचा छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम जो वह पटेल खुद कर लेते थे। धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हुई तो वह लो प्राइस पर अपने होटल रूम देने लग गया। इनके प्राइसेज इतने लो थे कि बाकी लोग इसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे मार्केट में, और कैसे करेंगे कंप्लीट? हद पार कंजूसी एक तो मारवाड़ी और गुजराती के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट वाला बिजनेस बनाया। जब धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने लगा तब उन्होंने हाई क्लास होटल भी खरीद लिए। ऐसे आज अमेरिका में पटेल ने 50% से ज्यादा होटल के मालिक बन चुके थे। चलो अब हम इस धंधो फ्रेमवर्क से कुछ धंधो रूल समझते हैं। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। हमें पता है कि देखो हमें पता है कि एक जस्ट बिजनेस करने से फायदा हो सकता है, बट ओनली अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू बंद कर दे तो, क्योंकि किसी भी बिजनेस में इंट्रिंसिक वैल्यू से ही हम यह पता लगा सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पर यह बिजनेस फायदेमंद है या नहीं। अब सवाल यह उठता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करें? सिंपल है, आपका बिजनेस का मंथली कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना है, इसके डिफरेंस से ही इंट्रिंसिक वैल्यू निकल सकती है। कैसे? इनफ्लो और कैश आउटफ्लो केवल सिंपल बिजनेस का ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा पेटल्स ने भी मोटेल जैसा सिंपल बिजनेस मॉडल चुना। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो अंडरस्टैंड था और रेवेन्यू उसकी लॉन्ग हिस्ट्री थी उनके पास में। उन्होंने उनके पास पुरानी सेल्स के बेस में अंदाजा लगा लिया कि कम से कम इतनी सेल्स तो होगी। जरूर याद रखना कि वह सिंपल बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं, स्टूपिड बिजनेस में नहीं। और सिंपल बिजनेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। आइंस्टीन भी कहते थे कि इंटेलिजेंट के लाइसेंस होते हैं, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस और सिंपल। उनके
अकॉर्डिंग सिंपलिसिटी हाईएस्ट रिटर्न एजेंसी थे। धंधों फ्रेमवर्क सिंपल है और इसीलिए इसमें पावर है जो गुजराती और मारवाड़ी लोग को इतना पावरफुल बना देती है। तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल बिजनेस ही लॉन्ग टाइम में सरवाइव करता है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा निकलते हैं। ऑथर तो इतना तक कह दिया कि अगर आपको बिजनेस समझने में एक पैराग्राफ से ज्यादा लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब तो बिजनेस में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। नंबर 2 रूल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्वेस्ट इन बिजनेस विद ड्यूरेबल मोट्स यानी केसल के आसपास की वह खाई जो आपके प्रोडक्ट करती है। इसी तरह भी बिजनेस में कुछ मोट्स होते हैं। कुछ सिंपल से बताऊं तो मानो कोठारी लाल पूरे एरिया में एक ही बार्बर है, वहीं से सभी बाल कटवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। और इस एरिया में अगर कोई एक और नाई आ जाता है तो और बाल को अब प्राइस कम करनी होगी, क्योंकि आप कस्टमर के पास एक और ऑप्शंस है। पहले उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं था। अगर उसने ड्यूरेबल मोड्स फीड किया है तो नया वाले से उसको कुछ भी खास नुकसान नहीं होगा, जैसे कि कस्टमर से फ्रेंडली रहना, कभी कभी कम प्राइस में भी बाल बना देना, किसी कस्टमर के लिए जल्दी दुकान खोल देना, किसी कस्टमर का वेट कर लेना। यह सब चीज कोठारी लाल की मोट्स बन सकती है। ऐसा करने से कस्टमर का दिल खुश होता है और ट्रस्ट भी बन जाता है और वह कहीं और जाने से पहले उसके बारे में सोचेगा। आप भी ऐसा ही करते होंगे। किसी भी बिजनेस का मोट्स परमानेंट नहीं होता। एवं जो आज बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि टोयोटा, गूगल, ईबे, फ्लिपकार्ट, एक्स्ट्रा, यह सब भी टेम्परेरी मोड्स पर फ्री अपडेट वर्क करती है। और नंबर 3 रूल है फिक्सेट ऑफ आर्बिट्रेज, यानी किसी चीज को कम करने के लिए ज्यादा में सेल कर देना और प्रॉफिट अपने पास में रख लेना। अब इसकी भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम 4 टाइप्स की बात करेंगे हैं। जैसे कि नंबर 1 आर्बिट्रेज ऑफ टाइम। मान लो कि आपके पास 5 लाख की कीमती ज्वेलरी या कुछ भी खरीदते हो और उसको आप 5 साल बाद में सेल करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मोटा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि तब तक 5 साल में उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि जब हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट भी हाई होता है। तो इसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ टाइम। बस से ज्वेलर्स एंड खास करके मारवाड़ी लोग ऐसा ही वर्क करते हैं। गोल्ड खरीद के रखते हैं, बाद में इसकी कीमत बढ़ाने वाली है। उसके बाद में सेकंड है आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस। मानो क्या कभी डिजाइनर जैसे कि राजस्थान से कुछ खरीदा है और मुंबई या दिल्ली में सेल कर दिया हाई प्राइस में, यानी कि हम 2 प्लेस से डिस्टेंस को एक्सप्लोर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड करते हैं। उसको कहते हैं अल्बाट्राज ऑफ पैलेस। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रेडर्स यही करते हैं। कपड़े और मशीनरी पंजाब से खरीदते हैं, डिजाइनर साड़ी वगैरह गुजरात से खरीदते हैं और ड्रेसिंग वगैरह सांगानेर, जयपुर से खरीदते हैं। ठीक हो, फिर असम से खरीदते हैं। बाद में उन्हें अलग अलग स्टेज पर भेज दिया जाता है बचने के लिए और अच्छा प्रॉफिट कमा लेते थे। नेक्स्ट नंबर 3 है आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू। यह सबका फेवरेट है। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो आपको किसी के शादी की डेकोरेशन का काम मिल जाता है। आपने उसमें बैलून वगैरह सब कुछ लगा दिया है, लाइटिंग वगैरह, ड्रेस डिजाइनिंग कर दिया अच्छे से। मान लो आपने उसे चीजों के लिए 50,000 स्पेंड कर दिए हैं, फिर 4-5 घंटे बैठकर डेकोरेट कर दिया कुछ और फिर सारा काम हो जाने के बाद में अपने चार्ज किया 1 लाख रुपए। इसे कहते हैं आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू। यानी देखा जाए तो आपका खर्चा तो टोटल 50,000 का था और उसको डेकोरेट करके उसका 50,000 माल को अपने कन्वर्ट कर दिया है 1 लाख रुपए में। उसमें अपने अपने वैल्यू और मेहनत दिमाग लगाकर किया। ऐसा हर जगह होता है। आपकी फैमिली मेंबर शादी में भी ऐसा हुआ होगा। कोई गाड़ी रिपेयरिंग, घर में की चेन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोई सा भी वर्क को उसमें वैसा ही होता है। उसका माल इतने का होता है, उसको सही जगह लगाकर उसका प्रॉफिट कमा लेते हैं। उसकी वैल्यू के बेस पर ही पे किया जाता है, अलग अलग चीज के अकॉर्डिंग इनको पे किया जाता है। 4th रूल है धंधों आर्बिट्रेज। इस आर्बिट्रेज का मतलब है किसी भी चीज को तब खरीदो जब उसकी प्राइस नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा नीचे हो, ताकि वह हमें कम प्राइस में मिल सके और बाद में उसे हाई प्राइस में अपन सेल कर सके, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। धंधों फ्रेमवर्क में लोग यह सोचकर चलते हैं कि लोग बिजनेस हो तो ऐसा हो जिसमें रिस्क बहुत कम हो और रिवॉर्ड यानी आपको पैसे बहुत ज्यादा मिले। इसलिए पटेल ने भी पैसा ही वह किया। 5,000 के डाउन पेमेंट में होटल खरीद ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्यादा से ज्यादा $5,000 ही जाएंगे। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं जो जाने वाला है। उनकी सबसे बड़ी सबसे सिंपल फिलोसफी है हेड्स आई विन टेल्स आई डोंट लूज मच। इसलिए आप देखो पैसे कमाते
कम है कमाते बहुत ज्यादा है। फोर्थ रूल है इन्वेस्ट इन कॉपी कैट्स रादर देन इनोवेटर्स। मैकडोनल्ड्स की स्टोरी पता है आपको? यह कंपनी एक ठेले से शुरू हुई थी। शुरुआत की थी मैकडोनल्ड्स ब्रदर ने, फिर उनके शहर सेंट बर्नार्डिनो में लोगों को भी बिजनेस बहुत पसंद आने लगा। कम अच्छा चल रहा था, बढ़ नहीं रहा था, जब तक कि 1954 में रे क्रॉक आ गया था। उनके बिजनेस के राइट रे के पास आ गए हैं। छोटे मोटे चेंज करने के बाद में बिजनेस को बहुत ज्यादा स्किल कर दिया गया। याद रखना इनोवेटर्स मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स ही थे, लेकिन बिजनेस में रो किया रे क्रॉक ने, जिसकी वजह से यह वर्ल्ड फेमस फूड चैंपियन बन पाए। कुछ ऐसा ही किया था तब पटेल अमेरिका में मोटेल बिजनेस में घुसे थे। और शुरू में कुछ पटेल से और बाद में उनका आइडिया बाकी लोगों ने कॉपी करके उन्होंने भी अच्छा पैसा अर्निंग किया था। गुजराती लोगों और मारवाड़ी लोगों को वैसे ही इनोवेशन और टेक्नोलॉजी चीजें समझ में नहीं आती है, उन्हें एक चीज समझ आती है, वो है प्रॉफिट स्कैम। 1992 में आपने सुना होगा जब हर्षित मेहता कहते हैं लाला सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, वह है प्रॉफिट। वह मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। रूल नंबर 5 इन्वेस्ट इन लो रिस्क हाई अनकर्टेनिटी बिजनेस। देखो पटेल हो या मणिलाल हो या मित्तल, सभी के सभी लोग कम रिस्क वाले बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं। जिस बिजनेस का रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है उसी में ही इन्वेस्ट करते हैं। आप देखोगे जो भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी वगैरह होती है लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट होता है। ये ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं और धंधों कहता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेसेस। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।